जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो में बात करेंगे आजीविका का चुनाव कैसे करें। जहाँ तक नौकरी करेंगे अथवा व्यापार करेंगे, व्यवसाय क्या व्यवसाय रहेगा, उस संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज के समय में आप देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार वर्ग जो हैं किस प्रकार से नौकरी और व्यापार के लिए परेशान रहते हैं कि भाई नौकरी के क्षेत्र में जाएँ या व्यापार के क्षेत्र में। बड़ा ही भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि हम आखिर क्या काम करें जिसमें हमें एक सही समय पे सही सफलता हमें मिल जाए। आज के समय पे तमाम लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां कोचिंग संस्थान जाते हैं, कई साल की मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता की संभावना बड़ी कम रहती है। तो इन सब का समाधान आप देखेंगे तो कुंडली के माध्यम से भी सबको समाधान मिल सकता है। कुंडली देख के बड़ा ही यदि किसी अच्छी ज्योतिषी के पास संपर्क में आ जाएंगे तो कुंडली देख के बड़ी आराम से ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजीविका का चुनाव कैसे करें। 3 बिंदुओं पे हम यहाँ पे मुख्य बात करेंगे कि आजीविका का चुनाव कैसे किस प्रकार से किया जाता है, नियमानुसार क्या है। इसके साथ जहाँ तक नौकरी करेंगे अथवा व्यापार करेंगे, ये 3 बिंदुओं पे, और इसके नियम क्या होते हैं वो बात करेंगे। तो कुंडली का जो प्रथम भाव होता है लगन, वो पहला भाव खुद का होता है, स्वयं का होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसके साथ कुंडली का दशम स्थान, इसको आपके ज्योतिष विद्या में हमें इसको कर्म का कारक माने गए हैं। कर्म का भाव इसको कहते हैं कि जहाँ तक क्या कर्म करेगा, कितने पाप कर्म करेगा, कितने पुण्य कर्म करेगा, आजीविका के लिए वो क्या करेगा। इस दशम भाव से नौकरी भी सम्मिलित हो जाती है, इस दशम भाव से आपका व्यापार भी सम्मिलित हो जाता है। इस भाव में ये मुख्य रूप से कर्म का भाव है। चाहे वो नौकरी करिए चाहे व्यापार करिए, आपका दशम स्थान कर्म का हो गया। इसके साथ जो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बिंदु बताया कि जातक का नौकरी का अथवा व्यापार का व्यवसाय का चुनाव कैसे करें, वो नियम क्या है। तो मुख्य रूप से दशम भाव को ही माना गया है कि ये आपका आजीविका का भाव है। तो कुछ ज्योतिषी या कुछ ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं हमारे, उनमें या ज़्यादातर ज्योतिषी जो आपकी प्रैक्टिस करते हैं ज्योतिष की, वो दशम भाव को देखकर ही कुंडली का विश्लेषण कर देते हैं कि दशम स्थान में अमुक ग्रह बैठा हुआ है, जैसे दशम स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो बोल देंगे भाई कि जातक पुरुष के क्षेत्र में नौकरी करेगा, इस प्रकार से। लेकिन एक पूरी कुंडली देख के किसी भी जातक की आजीविका का चुनाव करना थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। अनुभव के बाद ये सब आसान हो जाता है, क्योंकि इन सब में राशि, नक्षत्र और नवांश का प्रयोग होता है और ये देखा जाता है कि कुंडली में कौन सा भाव सक्रिय हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यही था सिर्फ कि सिर्फ दशम स्थान से देख के हम किसी भी जातक की आजीविका का विचार नहीं कर पाएंगे। हमें दशम स्थान के साथ साथ हमें कुंडली का दूसरा भाव भी देखना है, कुंडली का तीसरा भाव भी देखना है, चौथा भाव, पंचम भाव, छठा, प्रत्येक भाव कुंडली का महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा कि कुंडली का 6वां, 8वां, 12वां भाव, ये 3 भाव होते हैं। इन तीनों को अशुभ या अशुभ भाव माना गया है, त्रिक भाव माना गया है, लेकिन डॉक्टर्स की कुंडली में ये तीनों भाव सक्रिय होते हैं। उसी प्रकार से अष्टम भाव जो अशुभ माना गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अथवा उच्च स्तर के व्यापारी लोगों की कुंडली में यह अष्टम भाव सक्रिय होता है। इसी प्रकार से कुंडली का 12वां भाव हानि का, व्यय का माना गया है, अशुभ माना गया है। लेकिन विदेश क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति हैं, विदेशी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, विदेश में जो स्थायी जिनके निवास हो गए, उनकी कुंडली में आपका 12 भाव सक्रिय माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आजीविका के चुनाव में प्रत्येक भाव की भूमिका होती है। अब निष्कर्ष पे मैं आपको बता रहा हूँ, निष्कर्ष आते हैं इस बात पे कि आजीविका के चुनाव में प्रत्येक भाव की अपनी अपनी भूमिका होती है। वो देखा जाता है, प्रत्येक कुंडली का इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि प्रत्येक कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन जो मुख्य है, जो शास्त्र के अनुसार है, वह कुंडली का दशम स्थान। तो लेकिन इसकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दशम स्थान की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है आपके कुंडली का दूसरा भाव। तो दूसरे भाव के अनुसार भी आपके आजीविका का चुनाव किया जाता है। तो मुख्य भाव आपके 2 हो गए, दशम स्थान और दूसरा भाव। इनके आधार पे आजीविका का चुनाव किया जाता है कि इन भावों के स्वामी दूसरे भाव अथवा दशम भाव, इनमें से जो आपके दशम भाव अथवा दूसरे भाव में से जो भाव बली हो, जिस भाव का स्वामी बलवान हो, वो उस आधार पे आपका आजीविका का चुनाव हो जाएगा। और कैसे होगा कि दशम स्थान का स्वामी जिस नक्षत्र में, जिस नवांश में बैठा होगा, और दशम स्थान के स्वामी पे, उसके नक्षत्र के स्वामी पे, उसके नवांश में, उसकी स्थिति पे जिन ग्रहों की दृष्टि ज्योति संबंध बन रहा होगा, उस हिसाब से। क्योंकि मात्र कोई एक ग्रह कोई भी एक व्यवसाय निर्धारित नहीं करता। जैसे वकील आपको बनना होगा तो वकील बनने के लिए भी 3-4 ग्रह चाहिए। सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य चंद्र हो गए, लेकिन वो सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में होगी उसके लिए अलग हो गए। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि मात्र एक ग्रह कोई एक नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि कई ग्रह मिलकर कोई एक काम देते हैं यहाँ पे, ये आप समझिए।
तो संक्षेप में दसम भाव, दूसरा भाव, ये मुख्य भाव हो गए। इन भावों में जो सबसे बली होगा उसके आधार पर आजीविका का चुनाव होगा। अन्य भावों की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे तीसरा भाव टैलेंट का होता है, तो तीसरा भाव जब सक्रिय होगा, पंचम भाव से संबंध होगा, तब व्यक्ति कला के क्षेत्र में सफल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक भाव की अपनी अपनी भूमिका होती है। अब बात करते हैं दसम भाव की। हमने आपको बता दिया कि दसम भाव का अपना महत्व होता है, ये नौकरी देता है। नौकरी मतलब ये आजीविका का चुनाव में सहायता करता है। उसी प्रकार से दूसरा भाव, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ, ये कोई मैंने पहले कोई लिखी नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो उस तरह से मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। अब नौकरी किसी जातक की कुंडली हमारे सामने आ गई, तो सबसे पहले हम उसको ये देखेंगे भाई कि इस कुंडली में नौकरी का योग है अथवा व्यापार का। क्योंकि हम डायरेक्ट इस चीज़ को अगर हम अलग अलग नहीं कर पाए कि जातक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा, तो हम बड़े ही भ्रम में आ जाएंगे, बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि ये अमुक ग्रह हमें क्या देगा। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि जातक नौकरी करेगा अथवा व्यापार करेगा। तो अगर हमने ये कुंडली देख के अगर ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जातक नौकरी करेगा, तो फिर हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि जातक कौन सी नौकरी करेगा। और यदि हम कुंडली देख के ये पता चल जाता है कि जातक की कुंडली व्यापारी बनने के योग हैं, व्यापार करने के योग हैं, तो फिर उस हिसाब से हम कुंडली देखेंगे और उसके अनुसार हमें ये पता चल जाएगा कि जातक अमुक व्यापार करेगा या ये वाला व्यापार करेगा। तो सबसे पहले कि जातक नौकरी के योग क्या होते हैं और फिर व्यापार के योग क्या होता है। कुंडली का प्रथम भाव अपना स्वयं का हो गया, दसम भाव कर्म क्षेत्र का, ये भूमिका मुख्य हुई। छठा भाव होता है सेवा का। ये इसी भाव से आपकी पदोन्नति, इसी भाव मतलब प्रमोशन, डिमोशन, नौकरी की आने वाली समस्याएं, जो भी समस्या, कुंडली का छठा भाव जो सेवा भाव होता है, तो ये नौकरी के मामले में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। तो किसी भी कुंडली में यदि पहले भाव का लगन का, यानी कि मेरा या आपका, मतलब जिसकी भी कुंडली है, लगन मतलब स्वयं का प्रतिनिधि होता है। प्रथम भाव लगन का, दसम स्थान का और छठे भाव का आपस में जब संबंध बनता है, तब जातक नौकरी के योग वहाँ पे बन जाते हैं। मतलब पहले भाव का स्वामी यदि छठे में बैठ जाए अथवा छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, तो नौकरी के योग हो गए। इसी प्रकार से दसम स्थान का स्वामी छठे में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठ जाए, तो नौकरी के योग हो गए। या छठे भाव के स्वामी में और दसम स्थान के स्वामी में आपस में किसी प्रकार से युति दृष्टि का संबंध बन रहा हो, तो नौकरी के योग वहाँ पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध कई प्रकार से बन जाते हैं। जैसे कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है और दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है, और फिर शनि की आपकी युति दृष्टि का प्रभाव भी छठे भाव पे और दसम स्थान पर या लगन पड़ा हुआ, तो नौकरी के योग वहाँ पे बन जाते हैं। तो ये संबंध कई प्रकार से यहाँ पे संबंध बनेंगे आपके नौकरी के, और भूमिका वही रहेगी आपकी जो मैंने आपको बताया, पहला भाव, छठा भाव और दसम भाव। इन भावों के स्वामियों का आपस में राशि, नक्षत्र, नवांश, युति दृष्टि किसी भी प्रकार से संबंध बनता है, तो एक प्रबल संभावना होती है कि जातक नौकरी करेगा। इसमें भी आपके जो नौकरी के कारक माना गए, मुख्य रूप से शनि नौकरी के कारक माना, क्योंकि शनि मेहनत कराते हैं, सेवा भाव कराते हैं, सेवा के कारक ग्रह हैं, तो शनि नौकरी कारक ग्रह। हालांकि शनि आपके नौकरी के साथ साथ अन्य भी गुण होते हैं, वो बात अलग रही। मुख्य कारक हैं नौकरी के शनिदेव। तो पहला भाव, छठा भाव, दसम स्थान, इनका आपस में संबंध बन रहा हो, और इसमें यदि शनि भी सक्रिय हो जाते हैं, शनि का भी युति दृष्टि, नक्षत्र, नवांश के आधार पर संबंध बन जाता है, तो लीजिए लग गई नौकरी ही करेंगे, ज़्यादा पक्का योग बन जाएगा वहाँ पे। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊँ कि दसम स्थान का स्वामी या लगन का स्वामी कोई भी ग्रह बनता हो, वो छठे में आकर शनि की राशि में बैठ जाए, शनि के नक्षत्र में बैठ जाए या शनि की दृष्टि में छठे भाव में आके वो आ जाए, तो लीजिए नौकरी का पक्का योग हो गया। तो ये नौकरी हो गई। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला भाव, छठा भाव, दसम भाव, इनका आपस में संबंध, इसमें शनि की भूमिका, नौकरी हो गई। लीजिए अब ये सवाल आता है कि जातक नौकरी आपकी सरकारी करेगा अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी करेगा। तो सरकारी की आपको यहाँ बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए दो प्रमुख ग्रह हैं हमारे, सूर्य और चंद्रमा। क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में राजा की संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह हो जाते हैं। तो जैसे अभी संबंध बताया आपका लगन का, दसम का, छठे का, आपस में लगन, छठा और दसम भाव, इन भावों के स्वामियों का शनि का आपस में संबंध बन जाता है, और इसमें फिर सूर्य की अथवा चंद्रमा की युति, दृष्टि, नक्षत्र और नवांश के आधार पर कोई भी संबंध बन जाता है, तो लीजिए वो आपका सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पहला भाव, छठा भाव, दसम स्थान, शनि
कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो नौकरी हो गई। इसमें इस कॉम्बिनेशन में जब आपके सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित हो जाएंगे राशि नक्षत्र नवांश के आधार पे, तो वो सरकारी नौकरी के योग वहाँ पे बन जाते हैं। और सरकारी नौकरी में भी आपका ये भी नियम होता है कि सरकारी नौकरी भाई कौन से स्तर की होगी, उच्च स्तर की होगी, निम्न स्तर की होगी, इसमें भी फिर कुंडली में देखने पड़ते हैं राजयोग। क्योंकि ये वीडियो में जो मेरे मन में आ रहा है वो आपको बताता चला जा रहा हूँ, कोई एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा मैं, एक सम्मिलित वीडियो है आजीविका के संबंध में। तो इस तरह से अब मेरे मन में ये विचार भी आ गया कि इस बात पे भी चर्चा हो जाए कि भाई नौकरी किस स्तर की होगी। तो उसके लिए कुंडली में देखा जाता है कि राजयोग कितने बने हुए हैं। राजयोग में सबसे प्रथम मुख्य राजयोग होने चाहिए केंद्र और त्रिकोण का संबंध। तो जिस कुंडली में केंद्र त्रिकोण के संबंध होंगे वो कुंडली उतनी बली हो जाएगी। जिस कुंडली में नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, गज किसी राजयोग, अन्य कई प्रकार के जो राजयोग होते हैं, जितने ज़्यादा राजयोग कुंडली में होंगे कुंडली उतनी बली हो जाएगी और जहाँ तक की नौकरी उतनी आपकी उच्च स्तर की होगी। तो प्रथम पहले छठे दसम का संबंध, शनि का संबंध, नौकरी कन्फर्म हो गई। सूर्य चंद्रमा का संबंध, सरकारी नौकरी कन्फर्म हो गई। फिर आपके राजयोग जितने बली, सबसे प्रमुख राजयोग हो गया आपका नवम भाव और दसम स्थान का आपस का युति, दृष्टि और या एक्सचेंज के आधार पर संबंध। जब नवम और दसम भाव का संबंध बनता है तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है, उस आधार पर कुंडली बली हो जाती है और जहाँ तक कम एक क्लास का अधिकारी वहाँ पे हो जाता है। इसी प्रकार से नवम भाव का स्वामी जब आपके चौथे भाव में बैठ जाता है तब वो दसम स्थान को देखता है। तो कई प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई आपके केंद्र त्रिकोण के राजयोग मर रहे होंगे, जितने ज़्यादा राजयोग मर रहे होंगे जहाँ तक की नौकरी उतने उच्च स्तर की वहाँ पर होगी। ये यहाँ पर कहने का आपका निष्कर्ष है। अब आते हैं व्यापार के मामले में। तो व्यापार के लिए आप जानते हैं कि दसम स्थान तो कर्म क्षेत्र, कर्म भाव है ही है, वो तो मुख्य भाव हो गया। इसके साथ साथ दसम से दसम अर्थात सप्तम भाव, ये व्यापार का मुख्य भाव होता है। सप्तम भाव व्यापार का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ये मुख्य भाव हो गया। इसके साथ साथ कुंडली का दूसरा भाव भी आपका बहुत बली होता है और इनमें मुख्य रूप से जो भूमिका होती है बुध की होती है। बुध व्यापार का कारक ग्रह है। बुध बुद्धि से काम कराता है, व्यापार का काम कराता है मुख्य रूप से। तो जब कभी भी आपकी, और दूसरी बात, एक और बात ये होती है कि नौकरी की अपेक्षा व्यापार में व्यक्ति को ज़्यादा आर्थिक लाभ होते हैं, ज़्यादा अमीर बनने की संभावना वहाँ पे होती है। क्योंकि नौकरी में आपका लेवल 10 की नौकरी भी होगी तब भी एक निश्चित ही आय व्यक्ति की होगी। वहाँ पे नौकरी का अलग अपना आनंद होता है, व्यापार का अपना अलग आनंद होता है। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि व्यापारी की जो कुंडली होती है उनमें धनयोग बहुत अच्छे होते हैं नौकरी की तुलना में। तो व्यापारी की जिसकी कुंडली होगी, जिसकी कुंडली व्यापार के योग होंगे, उनकी कुंडली में अच्छे धनयोग वहाँ पे होंगे। तो धनयोग के लिए फिर उसमें दूसरा भाव की भूमिका हो जाती है, 11 भाव की भूमिका हो जाती है, गुरु वहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं। तो व्यापार के भी आप योग बताते हैं यहाँ पे, बुध वहाँ पे व्यापार के कारक ग्रह हो जाते हैं। कुंडली में यदि आपके सप्तम भाव और दसम स्थान का संबंध बन जाता है, यानी कि दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा हुआ है, उसके साथ सप्तम भाव का स्वामी बैठ गया और बुध आपका बली है, लगन से संबंध बना रहा है या फिर दसम स्थान से या सप्तम स्थान से संबंध बना रहा है बुध, इस योग में बुध शामिल हो जाता है तो वो लीजिए व्यापार का योग बन गई। उसी प्रकार से सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, उसके साथ दसम स्थान का स्वामी बैठ गया और फिर इसमें बुध सक्रिय हो जाते हैं तो व्यापार का योग बन जाते हैं। उसी प्रकार से आपके दूसरे भाव का सप्तम भाव का संबंध, दूसरे भाव का दसम भाव का संबंध, इन भावों का संबंध, इसमें लगन का संबंध, इसमें आपके गुरु का संबंध, 11 भाव की भूमिका, इनका संबंध और शनि इन सब से बच के। इसमें वो एक और ध्यान रखना है कि शनि जब अगर कारक हैं तो कोई बात नहीं, यदि अकारक हैं तो फिर वो वहाँ पे शनि की युति दृष्टि का संबंध इन योगों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि फिर वहाँ पे नौकरी में ही कराएंगे फिर, और बुध आपके हमेशा व्यापारी कराएंगे। तो सप्तम भाव की मुख्य भूमिका, दसम भाव का संबंध, सप्तम का दसम का संबंध, बुध का आपकी भूमिका, दूसरे भाव का सप्तम भाव का संबंध, उसमें बुध का सम्मिलित होना, सप्तम भाव का और 11 भाव का संबंध। एक ये भी योग है कि सप्तम भाव का स्वामी 11 में बैठ जाए, 11 भाव का स्वामी भी 11 भाव में बैठे, अथवा सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और 11 भाव का स्वामी भी सप्तम भाव में बैठे, और इसमें फिर आपका बुध कुंडली में बलवान हो। तो बलवान हो के मतलब दसम स्थान में युति दृष्टि से प्रभावित कर रहा हो, सप्तम भाव को युति दृष्टि से आपका बुध आपका प्रभावित कर रहा हो, तो वहाँ पे फिर वो व्यापार के योग बन जाते हैं। तो अब देखिए, व्यापार तो एक छोटी सी दुकान से लेके और उच्च स्तर का विश्व स्तरीय व्यापार भी हो सकता है, और वो किसी भी वस्तु का व्यापार हो सकता है। तो व्यापार की ऊंचाइयों के लिए जो मैंने आपको योग बताए कुंडली में उच्च पद पर नौकरी के, वही योग यहाँ पे भी काम करते हैं। जितने ज़्यादा कुंडली में केंद्र त्रिकोण के राजयोग होंगे, जितने ज़्यादा धन योग होंगे, जितने ज़्यादा विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, इस प्रकार के योग होंगे,
तो व्यक्ति जातक की कुंडली उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और जातक उच्च स्तर का व्यापारी वहाँ पे होगा। एक सामान्य जो दुकानदार हैं उनकी कुंडली में व्यापार के योग होते हैं, लेकिन देखें अब इतना हो सकता है कि भाई कि उनकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण के योग कम बन रहे हों अथवा उनके योग बनाने वाले ग्रह कमजोर हों, इस प्रकार से। तो व्यापार की मैंने आपकी स्थिति बता दी। सप्तम भाव, दसम भाव, 11 भाव, दूसरा भाव, इनका आपस में संबंध और बुध की इसमें प्रमुख भूमिका, ये व्यापार के योग यहाँ पे बन जाएंगे। क्योंकि मात्र मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार का योग बनने पे ही व्यापारी बनेगा या इस प्रकार के स्थिति में ही नौकरी लगेगी, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक कुंडली की स्थिति अलग अलग वहाँ पे होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये आपकी व्यापार के योग बन गई। सफलता के लिए आपको बता दिया व्यापार में ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कि कुंडली में राजयोग होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब देखें, इसमें जेमिनी के आधार पे आत्मकारक जो ग्रह होते हैं जेमिनी ज्योतिष में, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है वो आत्मकारक ग्रह होता है। तो आत्मकारक ग्रह की स्थिति के आधार पे भी आजीविका का चुनाव वहाँ पे हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आपका ग्रह आत्मकारक बनता है, सूर्य ही आपके आत्मकारक बनते हैं। वैसे भी पाराशरी में नैसर्गिक रूप से सूर्य ही आत्मकारक ग्रह है और जेमिनी के नियमों के आधार पे भी सूर्य ही आपके आत्मकारक ग्रह बनते हैं। तो प्रथम सूर्य अपने जो कारक के अनुसार आपको नौकरी दे सकता है। फिर ये देखा जाएगा कि जन्म कुंडली में आपके सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस आत्मकारक ग्रह पर जन्म कुंडली में किस ग्रहों का प्रभाव है और फिर उस आत्मकारक से दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, ये जन्म कुंडली का आधार पर हो गया। उसके बाद नवांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह किस नवांश में बैठे हुए हैं और उस नवांश से दसम स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, नवांश कुंडली में आत्मकारक पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस आधार पर आप देखेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये आत्मकारक ग्रह कहाँ पे नौकरी आपको देना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि कोई भी एक ग्रह कोई भी एक व्यापार अथवा नौकरी को इंडिकेट नहीं करता है। कोई भी व्यापार हो अथवा कोई भी नौकरी हो, उसके लिए 1, 2, 3 कई ग्रहों की भूमिका वहाँ पे होती है। उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, जैसे किसी का आत्मकारक सूर्य बन गए और वो नवांश कुंडली में आपके शनि की राशि में चले गए और नवांश कुंडली में उसको शनि देख भी रहे हैं, तो इसकी प्रबल संभावना है कि जातक वहाँ पे नौकरी करेगा, क्योंकि आत्मकारक ग्रह पर नवांश कुंडली में शनि का प्रभाव है और शनि नौकरी के कारक ग्रह। उसी प्रकार से आप देखें कि आत्मकारक ग्रह यदि बुध की राशि में नवांश कुंडली में चले जाते हैं अथवा बुध की युति दृष्टि के आधार पर नवांश कुंडली में भी प्रभावित होते हैं और जन्म कुंडली में भी नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर, दृष्टि के आधार पर आत्मकारक पर प्रभाव पड़ता है, तो वो वहाँ पे फिर व्यापार के योग बन जाते हैं। तो इससे ये डिसाइड करने बड़ी आसानी हो जाती है आत्मकारक ग्रह से कि जातक नौकरी करेंगे अथवा व्यापार करेंगे। व्यापार के लिए एक और मेरे दिमाग में एक और योग आ गया जो बहुत ही अच्छा माना गया है कि कुंडली के सप्तम भाव से लेकर 12 भाव तक अथवा कुंडली के दसम स्थान से लेकर तीसरे भाव तक आपका इसमें कम से कम 5 ग्रह वहाँ पे होने चाहिए, 5 अथवा उससे अधिक ग्रह होने चाहिए, जिसमें आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु जो आपके परमात्मांश के ग्रह माने गए हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। ऐसा होने पे ही माना गया है। कई जो श्री MN केदार साहब थे, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने ये वाला योग श्री किरण राव साहब की पुस्तक में पढ़ा हुआ है। अब ये शोध किसका था मुझे याद नहीं है। उसमें यही बताया है कि सप्तम भाव से लेकर 12वें स्थान तक अथवा दसम भाव से लेकर तीसरे भाव तक इन भावों में 5 से अधिक ग्रह यदि बैठे हुए हैं तो जातक की प्रबल संभावना होती है वो व्यापार करेगा। इसी प्रकार से कुंडली का तीसरा भाव यह बलवान होता है, हिम्मत, साहस, पराक्रम का, तब भी बड़ी संभावना होती है कि जातक वहाँ पे व्यापार करेगा। तो इस वीडियो में बताया गया है कि भाई नौकरी के योग क्या होते हैं, व्यापार के योग क्या होते हैं, सरकारी नौकरी की संभावना क्या होती है, आत्मकारक ग्रह से किस प्रकार से आपका चुनाव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।